हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की 23 लेसन से। तो भाई टॉपिक का नाम है इसमें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई जो दवाइयाँ दी जाती है उनकी एक सही टाइमिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर सही टाइम पर दवाइयाँ नहीं दी जाती है, टाइम से आगे पीछे जो दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर जैसे लेनी चाहिए वैसी दवाइयाँ अगर हम नहीं लेते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अपोजिट हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए बताया गया है कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन इन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो वही दवाइयाँ कब दी जाती हैं, जो ओरल मेडिकेशन होती हैं यानी कि ओरल जो ली जाने वाली जितनी भी हमारी दवा या ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेट कराई गई है, कब वो दवाई ली गई है। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी ऑफ फूड द ड्रग्स आर मोस्ट क्विकली अब्सॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन। तो इन्होंने बताया कि जब पेट खाली होता है, जब खाली पेट जब हम कोई दवाई लेते हैं यानी कि खाना खाने से पहले जब हम कोई दवाई लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है, सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, यानी कि ब्लड के अंदर बहुत ही जल्दी जाकर के मिक्स हो जाती है, बहुत जल्दी उसका अवशोषण हो जाता है। देयरफॉर इफ द क्लाइंट takes an oral medications before a meal it will act more quickly than if it taken after a meal। तो इन्होंने बताया है कि खाना खाने से पहले ली जाने वाली दवाई जो हम लेते हैं, खाना खाने से पहले जो दवाई लेती है वो और खाना खाने के बाद ली जाने वाली जो दवाई होती है उससे बहुत ज्यादा असर, बहुत पहले जो असर करती है, बहुत जल्दी जो असर करती है वो खाना खाने से पहले वाली दवाई ज्यादा असर करती है। यानी कि खाना खाने के बाद जो हम दवाई लेते हैं वो उसको अवशोषण असर तो वो करती है, अवशोषण तो उसका भी होता है बट वो थोड़ा सा धीरे होता है, और जल्दी किसका होता है, जो हम खाना खाने से पहले जो दवाई लेते हैं उसका। पर मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आर इरिटेटिंग इन म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड नीड टू बी गिवन आफ्टर ए मील व्हेन दे विल बी बेटर टॉलरेट। तो भाई इन्होंने बताया है कि कुछ मेडिकेशन से कुछ दवाइयां हमारी इस तरीके की होती हैं जो कि अगर हम खाली पेट लेते हैं ना तो हमारे पेट का जो म्यूकोसा यानी कि जो अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इरिटेटिंग करती है, यानी कि जलन पैदा वहां पर कर देती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर। गैस्ट्रिक यानी कि पेट के अंदर भी, और इंटेस्टाइन्स यानी कि जो हमारी आंत होती है वहां भी जलन पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद ही दवाई लेना सही रहता है, व्हेन दे विल बेटर टॉलरेट, अगर वो सही तरीके से बर्दाश्त कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि दवाई जो है, जो भी हम दवाई लेते हैं, कुछ दवाई ऐसी होती है जो खाना खाने से पहले नहीं ली जाती, तो इसलिए डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि भाई ये जो है खाना खाने से पहले लेनी है और ये बाद में लेनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें मेडिसिन असेसमेंट। तो भाई किस तरीके से मेडिसिन असेसमेंट किस तरीके से करना है आपने। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि मेडिसिन असेसमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेडिसिन जो है वो बहुत ही सेफली देनी है, आपने बहुत ही केयरफुल रहना है इस चीज के मामले में कि भी आप दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट की सारी जानकारी आपके पास हो। तो इन्होंने देखना है, इफेक्टिवनेस देखनी है दवाई की, जो दवा आप दे रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने हैं सारे के सारे इफेक्ट पर्टिकुलर जो हमारी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं, तो उसकी पहचान जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और अप्रोपार्ट जो है आपने टीचिंग वगैरह जो है वो उसके बारे में जो टीचिंग प्रोग्राम जो है वो भी क्लाइंट के लिए रखने हैं ताकि आप उनको सिखा सकें और सारी चीजें बता सकें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सारे के सारे पर्टिकुलर जो हमारी दवाई जो दी जाती है उसकी पहचान भी करनी है, और उनके जो इफेक्ट आते हैं ना दवाई के, ये दवाई जो होती है इससे खुजली हो जाती है, इससे हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, तो ये जो चीजें ये पहले आपको पता होनी चाहिए दवाई देने के बाद उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो वो सारी के सारी जो टीच प्रोग्राम जो होता है उसमें पेशेंट को बताया जाता है कि भाई ये ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, इनसे मन मचलेगा, इनसे वोमिटिंग भी हो सकती है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है, आपको इस तरीके से करना उस तरीके से करना, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, और प्रमोट करना चाहिए अपने कंप्लेशन विद द थेरेपीज वगैरह जो है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए कि आपको थेरेपीज वगैरह जो है किस तरीके से लेनी चाहिए। तो कई तरीके की थेरेपीज हमारी होती हैं, ड्रग थेरेपी भी होती है, फिजिकल और जो हमारी मेंटली थेरेपी जो की जाती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपने प्राप्त करनी है, और जो हमारा इनिशियल असेसमेंट है वो हमारे करने। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन। तो भी दवाओं के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यानी कि दवा जो है वो रूटीन में दी जाना, कंज्यूम करना, मेडिकेशन का नेम पता होना चाहिए, जो दवाइयाँ कंज्यूम की जा रही है या जो दवाइयाँ ली जा रही है उसका नाम पता होना चाहिए, डोज का पता होना चाहिए, कितना देना है, शेड्यूल पता होना चाहिए उसका। ठीक है, और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग भी जान लेनी है कि उस दवा के बारे में क्या सोच है पेशेंट की, अबाउट द पर्पज ऑफ द मेडिकेशन कंज्यूम, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो दवा जो दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या है देने का, पेशेंट को वो दवा क्यों दी जा रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और हिस्ट्री पता होना चाहिए आपको। यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, और डॉक्टर के दवाई जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दवाई जो है डॉक्टर के लिखे वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो वो आपने उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई आपको वो नहीं देनी है। इन द रिविलेंट इंफॉर्मेशन, और भी जो उपयुक्त इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो पेशेंट को देनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाती है एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस। तो भाई एलर्जी की जो हमारी दवाइयाँ होती हैं तो एक लिस्ट बना लेनी है
और पेशेंट से पूछना है कि कोई इनमें से जो दवाइयाँ उनमें से कोई दवाई इसको एलर्जी तो नहीं करती है, तो वो लिस्ट जो है वो आपने बना लेनी है पहले ही। और जो साइन और सिम्पटम एसोसिएट होते हैं हमारे एलर्जिक रिएक्शन के, तो उन पर ध्यान देना है। दिस विल हेल्प द डिफरेंट ट्रू एलर्जी एंड द एडवाइजर साइड इफेक्ट। तो आपने क्या करना है, तो सब पहले ही साइन और सिम्टम्स जो एसोसिएट होते हैं एलर्जी रिएक्शंस के, तो उन पर ध्यान देना है और मदद करनी है पेशेंट की कि एलर्जी को रोकने वाले जो इफेक्ट, एलर्जी को खत्म करने वाली जो चीजें होती हैं वो एडवाइस करनी है पेशेंट को, और पेशेंट की हेल्प करनी है इस मामले में। नेक्स्ट आपने लिस्ट बना लेनी है मेडिकेशन विच द कोज ऑफ एलर्जी एंड कीप द विद द क्लाइंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। तो जो आपने मेडिकेशन की जो लिस्ट बनाई है ना, ऐसा ऐसी मेडिकेशन जिससे पेशेंट को लेते ही एलर्जी होती है, तो वो जो लिस्ट है वो आपने पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ जोड़ देनी है कि आपके बाद किसी और पेशेंट के पास अगर किसी और की ड्यूटी होती है या फिर पेशेंट को कोई डॉक्टर देखता है, तो उसके रिकॉर्ड में चीजें देखी जाती हैं कि ये दवाइयां हैं, ये प्रिस्क्राइब नहीं करनी है क्योंकि ये उसको एलर्जी करती हैं। तो उसके बाद जो है अल्टरनेट जो चीजें की जाती हैं, तो वो हमारी चेंज कर दी जाती है, उसकी जगह पर दूसरी दवाइयां दी जाती हैं। तो रिकॉर्ड के साथ रखना, कुल मिला के जो लिस्ट बनाई है ना आपने, वो रिकॉर्ड के साथ रखी जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया है मेडिकल हिस्ट्री। तो जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स द नर्स मस्ट बी श्योर ऑफ द मेडिकल डायग्नोज एंड जर्नल। तो भाई जो हमारी एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं जब आप दवाई, तो उससे पहले ड्रग्स के बारे में नर्स को पूरी की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और श्योर हो जाना चाहिए मेडिकल की सारी जांच असेसमेंट, जो भी जर्नल चीजें जो पेशेंट के बारे में पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ले लेनी चाहिए कि पेशेंट को पहले से प्रॉब्लम कब से है, उससे पहले कितने दिन तक रही है, कहाँ पर ट्रीटमेंट कराया है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई। तो ये सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हमारी चीजें आती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ पहले ली गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई मेडिकल जो हिस्ट्री होती है हमारी, उसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री में। जैसे हम हिस्ट्री में देखेंगे कि रेनल यानी कि किडनी है, या फिर हमारा लीवर है, या हार्ट है, या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या एंडोक्राइन जो चीजें हैं, एंडोक्राइन यानी कि जो हमारा हार्मोनल यानी कि ग्लैंड का जो सिस्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, डाई फंक्शन इन द क्लाइंट मस्ट बी द एक्सीडेंट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी मेडिकेशन। तो भी कोई भी दवाई देने से पहले, एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले हमें ये सारी की सारी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि पेशेंट को कोई किडनी, लीवर, हृदय या सांस से संबंधित या लंग से संबंधित, ग्लैंड से संबंधित, नर्व सिस्टम से संबंधित कोई अबनॉर्मलिटी या कोई डाई फंक्शन तो नहीं है कि वहाँ की कोई चीजें काम तो नहीं करी। तो ये सारी चीजों के बारे में पहले जान लेना चाहिए। ऑल्सो वन मस्ट नाउ अबाउट द ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज, और ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है जिसको दवाई दी जा रही है वो शराब वगैरह का सेवन तो नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्प्रिन टू एन अल्कोहल डिपेंडेंट क्लाइंट कैन कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड ब्लीडिंग। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो अल्कोहल यानी कि जो शराब का आदि अगर पेशेंट है कोई, तो उसे एस्प्रिन टैबलेट जो है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसको क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक यानी कि पेट में जलन और पेट से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही जो आदि है शराब के, तो उसे एस्प्रिन टैबलेट नहीं दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपने। प्रेगनेंसी द लैक्टेशन स्टेटस, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन स्टेटस का मतलब होता है कि या तो प्रेगनेंसी हो या फिर माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो स्टेज होती है। तो अब इसके अंदर हमारा आ जाता है दिस इंफॉर्मेशन इज नीडी टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग टेराटोजेनिक ड्रग्स। तो भी टेराटोजेनिक ड्रग्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि भाई जब प्रेगनेंसी होती है तो टेराटोजेनिक ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना। टेराटोजेनिक इस तरीके के ड्रग्स होते हैं, इस तरीके के सब्सटेंसेस उसके अंदर पाए जाते हैं कि माँ के पेट के अंदर जो बेबी होता है, जो भ्रूण होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी पैदा कर देता है। यानी कि बच्चा जो अबनॉर्मल पैदा हो जाएगा, अपाहिज पैदा होगा, हाथ पैर अच्छे से नहीं बनेंगे, ऑर्गन कोई अच्छे से नहीं बनेगा। तो इस तरीके की जो दवाइयां होती हैं वो हमारी टेराटोजेनिक बोली जाती हैं। ठीक है, तो इन लेटर प्रेगनेंसी और हाइपोटॉक्स जो हमारी हाइपेटोटॉक्सिन मेडिकेशन शुड बी अवॉइड द प्रिवेंट द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज। और जो मदर होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसे इस तरीके की यानी कि हाइपोटॉक्सिन्स जो मेडिकेशन होती है वो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या रुक जाता है, माँ का जो लीवर होता है वो डैमेज होने से बच जाता। नहीं तो अगर ये ली जाती है तो माँ का जो लीवर होता है, लीवर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। और ये जो अगर मदर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके अगर ये टेट्राजेनिक, ये भी एक टेट्राजेनिक के अंदर ही आ जाती है, तो बेबी के का जो लीवर बनता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि जो लीवर डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, सम मेडिकेशंस में भी द एक्सक्रिएट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क एंड कैन कोज साइड इफेक्ट टू द नर्सिंग बेबी। तो भी कुछ दवाइयां हमारी ऐसी होती हैं वो एक्सक्रिएट किस तरीके से होती हैं, जैसे कि हमारे जैसे हमने एक्सक्रेशंस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि भाई जो ड्रग्स होते हैं वो यूरिन के जरिए, मल के जरिए, स्किन के जरिए इस तरीके से हमारे एक्सक्रिएट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसमें जो कुछ दवाइयां हम लेते हैं, अगर बच्चा दूध पी रहा, माँ की ब्रेस्ट से अगर दूध निकल रहा, तो उसके जरिए भी एक्सक्रिएट हो जाती हैं। और वो दवाइयां खा रही है और उससे बच्चा उसका दूध पी रहा है, तो वो जो दवाइयां हैं वो बच्चे के अंदर दूध के जरिए जो है वो हो जा सकती हैं। तो ये दवाइयां अंदर जा करके साइड इफेक्ट होने का कारण बन सकती हैं। तो कई दवाइयां ऐसी होती है, अगर मदर दवाइयां ले रही है तो बच्चे का दूध छुड़वा दिया जाता है, बच्चे को दूध पिलाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ दवाइयों का इस तरीके से ध्यान रखना होता है, कब ली जाती, कैसे ली जाती है और किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। तो आगे देखते हैं इसमें हम।
तो अभी हम बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है असेसमेंट बिफोर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई इसमें असेसमेंट करेंगे दवाई देने से पहले, जो हमारे असेसमेंट किए जाते हैं कुछ उनके बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, नहीं तो हमारी जो दवाई देने का जो प्रोसेस है वो हमारा फेल हो सकता है या फिर साइड इफेक्ट उसके आ सकते हैं। तो इन्होंने बताया मेडिकेशन रिकॉर्ड रखना सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द नर्स चेक द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एनी मेडिकेशन। तो इन्होंने बताया है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप मेडिकेशन से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉर्ड रखें और क्लाइंट को दवाई देने से पहले, यानी कि मेडिकेशन देने से पहले रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि इसमें हेल्प होती है। किस चीज में हेल्प मिलती है? आइडेंटिफाई द रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। तो उसमें मदद मिल जाती है कि कुछ देर पहले जो दवाई दी गई है वो कौन सी दी गई है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को पता चल जाता है कि भी ड्रग जो है जो पहले दवाई दी गई है वो 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, आधा घंटे पहले या अभी 10 मिनट पहले दी है। तो इन चीजों का इसमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड ड्रग से may be interfere or add to the effect of another medications the client has received। तो इन्होंने बताया है कि इस जो रिकॉर्ड जब हमारे पास होता है तो उस रिकॉर्ड के जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये कितनी देर पहले और कब दी गई है। तो मदद मिल जाती है हमें इस चीज में। और ये भी पता चल जाता है कि जो ड्रग्स हमने अब दिया है तो हम बच जाते हैं इस चीज से कि उसके ऊपर वही ड्रग्स दोबारा से ना दिया जाए, तो या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा ड्रग्स ना दिया जाए जो जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो दोबारा से ड्रग्स को या साइड इफेक्ट देने वाले ड्रग्स को रिसीव करने से बच जाता है अगर हमारे पास रिकॉर्ड होता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डाइट एंड फ्लूड ऑर्डर। तो डाइट एंड फ्लूड ऑर्डर जो होता है वो भी पहले हमें जांच कर लेनी चाहिए, असेसमेंट कर लेना चाहिए किसी को भी डाइट और फ्लूड अगर आप दे रहे हैं पेशेंट को। तो इसमें जो है अवॉइड करना चाहिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रिंग जो मेडिकेशन होता है दवाई देने से पहले क्लाइंट की सारी जो ओरली जो प्रिपरेशन होती है वो कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हो रही है या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी के होने हैं तो उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को नहीं दिया जाता जिसके टेस्ट वगैरह होने होते हैं या फिर किसी का ऑपरेशन वगैरह होना होता है। बट इफ द क्लाइंट रिसीविंग मेडिकेशन सच ऑफ द एंटीकॉन्गुलेट्स, तो वही ऐसे पेशेंट भी होते हैं। अगर पेशेंट जो है वो दवाइयाँ ले रहा है, एंटीकॉन्गुलेट्स की जो दवाइयाँ ले रहा है, ठीक है, जो हमारी एंटी डायबिटिक जो हमारी दवाइयाँ ले रहा है, शुगर वगैरह की ले रहा है, और एंटी हाइपरटेंसिव जो हमारे बीपी वगैरह की जो दवाइयाँ अगर पेशेंट ले रहा है तो इनको भी पहले पूछ लेना चाहिए, उसके बाद डाइट देनी चाहिए। ठीक है, अब एंटी डायबिटिक में क्या हो जाता है, मीठा उसका बंद है और आप ज्यादा मात्रा में मीठा दे रहे हैं, या फिर शुगर उसकी लो है और आप मीठा उसको बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, या फिर हाइपरटेंसिव उसे बीपी बहुत ज्यादा रहता है और आप उसको नमक की डाइट दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पहले उसे पूछेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस लेवल की डाइट, किस तरीके की डाइट उसको देनी है। ठीक है, और जैसे जैसे कि इसमें डिगॉक्सिन जैसी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी पेशेंट से पहले सारी की सारी हिस्ट्री लेने के बाद ही देनी चाहिए। और बेटर ऑफ द कंसल्ट फिजिशियंस रिगार्डिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने सबसे पहले जो फिजिशियंस होता है उससे कंसल्ट करना है डाइट के बारे में, उसी के रिगार्डिंग जो है पेशेंट को दवाई एडमिनिस्ट्रेट करानी है। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारा जो फिजिशियन होता है फिजिशियन लिखेगा, उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिशन के डॉक्टर होते हैं वो हमारा जो उसी लेवल के हिसाब से उसकी डाइट बनाएंगे, तो उसी हिसाब से उसे डाइट और फ्लूइड देना चाहिए। लेबोरेटरी वैल्यू हमारी क्या होती है, लेबोरेटरी के में जो टेस्ट वगैरह जो किए जाते हैं वही पहले ये किए जाते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें मे बी यूज टू मॉनिटर सीरम ड्रग्स लेवल मेडिकेशन इफेक्ट साइड इफेक्ट। तो वही जो होता है हमारा, यानी कि जो लेबोरेटरी टेस्ट जो हमारे कराए जाते हैं इसमें कोई भी सीरम जो है वो मॉनिटर करना, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो सीरम होते हैं उनको मॉनिटर करना है, ड्रग्स के लेवल का पता करना है, दवाइयों के इफेक्ट और साइड इफेक्ट का पता करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंटी कांगुलेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है आफ्टर असेसिंग ऑफ द प्रोमोथ्रोम्बोबिन। तो प्रोमोथ्रोम्बोबिन के टेस्ट कराए बगैर आप एंटी कांगुलेशन दवाइयां नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लड क्लोट वाली दवाइयां जो होती है तो उसमें ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो बिफोर गिविंग कीमोथेरेपी, तो भी कीमोथेरेपी देने से पहले ब्लड काउंट जो हमारा मॉनिटर किया जाता है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बगैर जब तक आपका जो ब्लड काउंट नहीं किया जाएगा उससे उससे पहले कीमोथेरेपी नहीं की जाती है। दिस ड्रग कैन कोज सीवियर, क्योंकि अगर बिना उसके कर दिया जाएगा तो इसमें सीवियर रूप से ल्यूकोपीनिया वगैरह या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है हमारी। तो मेडिकेशन वगैरह मेडिकेशन देने से पहले हमें जो इफेक्ट होते हैं किडनी के लिए, अगर आप कोई भी दवाई एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं तो सबसे पहले किडनी फंक्शन की जांच करानी होगी। और इसमें पेरियोडिक जो इवेल्युएशन जो हमारी कराई जाती है किडनी की, और किडनी के फंक्शन की जानकारी के बगैर किसी भी तरीके की दवाई किडनी के लिए नहीं देनी है। ठीक है, तो सारे के सारी जो दवाइयाँ दी जाती है, एक तो लेबोरेटरी टेस्ट कराए बगैर आपने किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं लेनी है। एक आपको प्रॉब्लम चल रही है और आपने दवाई लेनी है तो उसमें डाइट और फ्लूइड का ध्यान रखना है, पहले पता चल जाए कि प्रॉब्लम है क्या, बीमारी है क्या, उसी के द्वारा आपने न्यूट्रिशन खाना पीना लेना है अपना। और एक मेडिकेशन रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट का, कि पहले इसने क्या खाया है, क्या लिया है, क्या दवाई ली है, कितने घंटे पहले ली है, कितनी ली है और कौन सी ली है। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें
तो अभी हम इसमें देखेंगे फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी दवाई को देने से पहले फिजिकल असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन द असेस ऑफ द क्लाइंट फिजिकल एबिलिटी टेक टू मेडिकेशन। तो फिजिकल एबिलिटी देखकर ही कोई दवाई जो है पेशेंट को दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या एबिलिटी देखेंगे, सबसे पहले एबिलिटी देखेंगे स्वेलो करने की। भी पेशेंट जो दवाई निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो इफ देयर एनी सस्पेंशन regarding the client ability to swallow gives sip of water at the client cough and choke the water do not give all medication। तो इन्होंने बताया है अगर पेशेंट को दिक्कत आती है दवाई लेने में, उसकी एबिलिटी नहीं है निगलने की, वो निगल नहीं पाता है, उसे खांसी आती है या उसका गला चौक हो जाता है, तो उसे सिप करके वो पानी पीने के लिए बोले और उसे जो ओरल मेडिकेशन यानी कि माउथ से उसे दवाइयां ना दें। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए पेशेंट की। ठीक है, यानी कि उसके पेट में कोई पेप्टिक अल्सर, छाले, इंटेस्टाइन्स में किसी तरीके का इन्फेक्शन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसमें एडिकेटेड मसल्स मास जरूर होना चाहिए भाई। तो मसल्स के अंदर जो मास होता है, जो द्रव्यमान हम बोलते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी सबकुटेशंस आप उसको इंजेक्शन दे रहे हैं या मसल से इंट्रा मसल्स जो उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि मसल्स मास प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही हड्डियों में जा रहा है इंजेक्शन, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एडिकेट वेनस एसेस जरूर कर लेनी है। जब आप किसी भी तरीके का वेन के अंदर इंजेक्शन जब देने जा रहे हैं, तो आपने चेक करना है कि आई वी मेक श्योर ऑफ द कैनुला इंसर्टेड इनटू द प्रेजेंट वेन एंड देयर इज नो रेडनेस स्वेलिंग एट द साइट। तो उन्होंने बताया कि जब आप वेन में इंजेक्शन लगाने जाते हैं, तो आपने ध्यान से देख लेना है कि जो कैनुला आपने लगाया है वो बिल्कुल वेन के अंदर गया है या नहीं गया है, इंसर्ट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, वहां पर कोई लाल होना या कोई सूजन तो नहीं है साइट के ऊपर। और ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे तभी आपको लगेगा कि वेन के अंदर जो आप इंजेक्शन दे रहे हैं वो सही लगा है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है वाइटल साइन। तो वाइटल साइन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसे मेजर किया जाता है। रिकॉर्ड वाइटल साइन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन दैट हैव इफेक्ट ऑन द वाइटल साइन। तो इसमें जो हमारे वाइटल साइन आते हैं ये हमारे मेजर किए जाते हैं और रिकॉर्ड किया जाता है हमारा वाइटल साइन वगैरह सारे के सारे दवा के देने के बाद। तो मेडिकेशन जब एडमिनिस्ट्रेट आप करा देते हैं, दवाई जब आप दे देते हैं, तो उसके बाद सारा कुछ चीजें ये मेजर की जाती हैं। जैसे कि हमारे जो वाइटल साइन होते हैं, चेक द पल्स रेट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजिटल्स। तो डिजिटल्स ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं पेशेंट, तो उसके बाद उसकी जो पल्स वगैरह जो है वो चेक की जाती है। ठीक है, तो या फिर पहले पल्स देखी जाती है फिर ये दवाई दी जाती है हमारी। ठीक है, और जैसे कि हम अगर बीपी की दवाई पेशेंट को दे रहे हैं, तो उससे पहले अगर हाइपर टेंसिव जो अगर हम उसको दवाइयां दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे पहले बीपी देखा जाता है। पहले से ही बीपी ज्यादा हो रहा है, ऊपर से आप हाइपर टेंसिव दवाइयां उसको दे रहे हैं, बीपी बढ़ाने की दवाइयां दे रहे हैं, तो वो भी नुकसान करेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन दवाइयां देने से पहले बीपी चेक करेंगे और डेजल्स जो दवाइयां देने से पहले आप उसकी पल्स चेक करेंगे पेशेंट की। ठीक है, और इसी तरीके से आप अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो काउंट करेंगे, किसी तरीके की ओपियम ओपियम यानी कि अफीम वगैरह जो दवाइयां होती हैं, अगर ओपियम जो अगर हम दवाई उसको दे रहे हैं, अफीम वगैरह जो दी जा रही है, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसकी अच्छी तरीके से जांच करेंगे। बिकॉज द मेन डिप्रेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसको दिक्कत कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है। ठीक है, बॉडी सिस्टम असेसमेंट तो हमारा करना ही है। तो दवाइयां देने से पहले, एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले पर्टिकुलर जो आप ड्रग्स दे रहे हो, तो पर्टिकुलर आपने सारी की सारी चीजें असेस कर लेनी है। ठीक है, अप्रोप्रिएट बॉडी सिस्टम आपने चेक कर लेना है। आफ्टर द ट्रीटमेंट असेसमेंट इज रिपीटेड। और जब आपने दवाई दे ली तो उसके बाद फिर से पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम आपने चेक करना है, यानी कि पहले भी असेसमेंट करना है, फिर दवाइयां देनी है और फिर से असेसमेंट करना है कि हमारी दवाई को जो दी है हमने उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तभी हम इस चीज का अंदाजा लगा पाते हैं कि दवाई जो है वो इफेक्ट कर रही है या फिर वो साइड इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारा आगे दे रखा है असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड कंप्लेंट्स। तो इसमें असेसमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना है, असेस करना है सबसे पहले एक्शन नॉलेज की, भी जो पेशेंट है हमारा उसके अंदर कितना ज्ञान है उस चीज को लेकर के, यानी कि कितनी समझ है। ठीक है, तो आपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो केयर गिविंग मस्ट इंक्लूड ऑफ द टीचिंग सेशन। तो जो आपके टीचिंग सेशन है ना, उनके अंदर जो वो फैमिली मेंबर है उनको भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी केयर देते हैं ना घर के पेशेंट को। तो आपने इसमें जो है नॉलेज वगैरह बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए क्लाइंट और उसकी फैमिली का। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विद मेडिकेशन रूटीन मीन्स दैट द क्लाइंट टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज इज प्रिस्क्राइब। तो भाई अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है मेडिकेशन की, अगर अच्छी तरीके से असर नहीं करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भी क्लाइंट टेक मेडिकेशन, तो जो पेशेंट है वो अच्छी तरीके से जैसे प्रिस्क्राइब की गई है उस तरीके से दवाइयाँ जो है वो नहीं ले रहा है। और लाइफ स्टाइल हो पेशेंट का या फिर उसकी फाइनेंशियल कंसिडरेशन हो, फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इफेक्ट डालती है उसके सारी के सारे चीजों पर। ठीक है, पेशेंट की तो उसका जैसे जीने का, खाने पीने का, रहने का जो तरीका है या फिर आर्थिक स्थिति है, तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। और मेडिकल एरर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, मेडिकल इन द सेंस मेडिकेशन एरर, यानी कि दवाई जब देते हैं पेशेंट को तो किस किस तरीके की दुविधाएं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम, किस किस तरीके की दिक्कतें हो जाती है, कौन किसी गलतियों की वजह से हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो दवाई देते टाइम अपने कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमारी एरर उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अगर दवाई ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना दी गई हो। ठीक है, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया उसी तरीके से अगर दवाई नहीं दी गई हो पेशेंट को। एडमिनिस्ट्रेट
treated as per the order but the unsafe or inappropriate for the client। तो इन्होंने बताया है अगर दवाई पेशेंट को जो दवाई दी गई है वो उसके लिए ना ही तो वो उसके लिए सेफ है और ना ही वो उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो भी इसमें एरर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई तब भी दिक्कत आ जाती है जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो क्लाइंट का जो चार्ट वगैरह होता है वो सही नहीं बनाया हुआ होता है। मेडिकेशंस का जो चार्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है तो भी दवाई जो है वो सही तरीके से जो ऑर्डर नहीं हुई है तो भी वो दिक्कत करती है। मेडिकेशंस वाज गिविंग बट नॉट चार्ट, तो जो हमारी दवाइयाँ दी गई है लेकिन उसके रिकॉर्ड में नहीं लिखी गई है तो भी एरर आते हैं। और जो दवाइयाँ दी गई है आईवी मेडिकेशन जो दी गई है वो गलत रेट में दी गई है, यानी कि जिस क्वांटिटी में देनी चाहिए थी उससे या तो कम में दी गई या फिर ज्यादा में दी गई है। और मेडिकेशन जो है वो रॉन्ग डोज दिया गया है, उसका डोज गलत है या फिर जो दवाई जो दी गई है वो गलत टाइम पर दी गई है। गलत टाइम का मतलब ये हो जाता है अगर दवाई 10 से 20 मिनट भी दर्द हो जाती है तो रॉन्ग टाइम हो जाता है। 2 मिनट भी 5 से 7 के मिनट के बीच में भी जो टाइम होता है वो भी हमारा रॉन्ग माना जाता है। एग्जैक्ट टाइम पर जो दवाइयाँ दी जाती है वही राइट होती है। ठीक है, तो गलत दवाई जो है वो गलत टाइम पर दी गई है और जो दवाई है जो मेडिकेशन दी गई है वो भी गलत थी, गलत दवाई दी गई है पेशेंट को। या फिर बस चार्टिंग वगैरह जो की गई यानी कि जो रिपोर्ट मेंटेन किया गया वो भी अगर गलत हो जाता है तो दवाई देने का। और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेडिकेशन दी जाती है तो सब्स्टिट्यूशन दवाई होती है जो कि हमारे एक्टिव एजेंट वाली जो होती है, जैसे कि जनरेटिक दवाइयाँ जो होती है हमारी सस्ती भी होती है और बहुत जल्दी प्रभाव करने वाली जो दवाइयाँ होती है सब्स्टिट्यूशन मेडिकेशन अगर दी गई है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव वो होती है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं तो बहुत जल्दी असर वो करती हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हमारा अगर गिविंग फेलियर टू गिविंग द मेडिकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इंटरवल, तो अगर हमारा जो प्रिस्क्राइब किया गया टाइम इंटरवल अगर वो फेल हो गया यानी कि 2 घंटे की भी ये कहा गया कि भी ये 2-2 घंटे के बीच में दी गई है और आपको 6-6 घंटे के बीच में 3 घंटे कभी 2.5 घंटे कभी 1 घंटे के अगर टाइम ट्रेवल है जो बीच का अगर वो आपने खराब कर दिया तो भी दिक्कत आ सकती है, आ ही जाती है। और इसमें जो मेडिकेशंस होती है वो रॉन्ग रूट से दी गई है, पेशेंट को बोला गया इसको मसल्स में देनी है, आईवी देनी है या फिर ओरल देनी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी और इनकरेक्ट प्रिपरेशन की जाती है अगर दवा को तैयार सही तरीके से नहीं किया जाता है तो। ठीक है, तो ये भी हमारी एरर उत्पन्न करती है। और एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन टू द क्लाइंट विद द नाउ एलर्जी टू द मेडिकेशन, तो अगर पेशेंट को किसी दवा जो दवा आपको दे रहे हैं उससे अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो भी दिक्कत आ सकती है। और टेक्निक पूरी लगानी चाहिए अच्छी तरीके से, जो टेक्निक है उसकी दवा देने की वो पूरी तरीके से हमें पूरी करनी चाहिए। मतलब कि टेक्निक यानी कि इंजेक्शन को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसकी एयर निकालनी है, उसमें दवा फिल कैसे करनी है, दवा लगा मतलब कि इंजेक्शन लगाना कैसे है, कितनी डिग्री पे, तो जो पूरी टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल आपने अच्छे से करना है। और मेडिकेशन जो अगर रोम क्लाइंट को दी गई है, देनी किसी दूसरे पेशेंट को दी, दे किसी दूसरे पेशेंट को दी है तो वो भी हमारी एरर उत्पन्न करती है। गिव द ड्रग्स दैट हैज ऑफ द डेट्रॉइट, तो हमारी जो दवाइयाँ दी गई है उसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो रही है तो इसमें जो हमारी दवाइयाँ जो दी गई है ना, एरर ऑफर इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एग्जैक्टली, तो वही जो आपने दवाइयाँ दी हैं सही दी हैं गलत दी हैं, जिस भी तरीके से आपने दवाइयाँ दी है ना, जो भी दिक्कत आई जो भी एरर आया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आपसे गलती हुई है। आपने कुछ बदल के नहीं लिखना है, आपने अपना कोई बचाव नहीं करना है, क्योंकि आप अपना बचाव करेंगे तो पेशेंट का बचाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन यानी कि रिकॉर्ड के अंदर वही गलती वही सीक्वेंस लिखना है कि मैंने इस टाइम ये दी थी, इस टाइम ये दी थी, ताकि गलती को पकड़ा जा सके और ड्रग्स के और बॉडी के अंदर जो ड्रग्स का जो वर्क चल रहा है उसकी कंडीशन को समझा जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से आपने एग्जैक्ट वही लिखना है रिकॉर्ड में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो आपने रिकॉर्ड लिखने में गलती नहीं करनी है। आपने गलत दवाई भी दी है तो भी रिकॉर्ड में भी आप वही चढ़ाओगे जो आपने दी है। आप ये नहीं है कि आपने दवाई को दे कोई सी दी और रिकॉर्ड में आपने सही चढ़ा दी कि मैंने तो ये दी थी, क्या पेशेंट का पेट थोड़ी ना फाड़ के देखेंगे कि इसमें क्या गया। तो अपने इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है जो केयर दी जाती है या मेडिकेशन जो की जाती है पेशेंट की उसके प्रति। ठीक है, तो ये टॉपिक का ये वीडियो यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।